नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। ये क्या करे, हर रोज गड़बड़ हो रही है। कल भी जैकेट एक थी, आज भी कोट का कलर एक है। वैसे फिलहाल आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की वंदना करें। क्या है वो, या कुंदिंदु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडतकरा, या श्वेत पद्मासना। करिए करिए, पूरा सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको तो याद ही होगा प्रदीप जी, स्कूल में तो पढ़ते थे ऐसी के बात। जी हाँ। तो आज उद्घाटन हो गया था मंदिर का, अभी भी चल रहा है। अभी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है यूएई में, अबू धाबी में। सबसे बड़ा मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर प्रदीप जी, मजा आ गया। Beautiful. One of the biggest in the Middle East, the biggest of the Middle East, and they claim it's the biggest temple outside India. I think so, and it is beautiful. Look, there are huge temples in US also where Indians have created. But look at the architecture, look at the carvings, look at everything else. It's so beautiful. It's right out of the world. I hope people get a chance to visit it. Anybody who goes to Abu Dhabi, I think it's going to be one of the biggest tourist attractions as far as that place is concerned. अभी हमने देखा मोदी जी गंगा जल से किसी चीज के ऊपर गंगा जल अर्पण कर रहे थे। मुझे लग रहा है वहाँ पे शिवलिंग है शायद। Probably Modi ji believes that he is blessed because इतने सारे मंदिरों का जो वो चले right from राम मंदिर का पुनर्निर्माण से पहले भी जिस प्रकार से अलग अलग मंदिरों का यात्रा और जो अपने आप में एक तपस्या करके वो हर चीज को जो निभा रहे हैं, that's absolutely fantastic for every prime minister, especially active prime minister who is performing his duties in an outstanding manner. You know, you cannot compare it because he's performing absolutely. You can't find a fault where his performance is concerned. He's always outstanding, and then to find time to dedicate himself, वो अपने आप को उस चीज में cultivate करना, जो तपस्या करना, जो डाइट कंट्रोल करना और ये सब, it's amazing. Beautiful. I mean, it's beyond the word to term. He can be probably a leadership quality for the whole world to imitate. This is a leader. Let's ask Mr. प्रदीप पेशकर। प्रदीप पेशकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप पेशकर साहब नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पेशकर साहब नमस्कार सर। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। अरे यार, हर रोज कोई ना कोई नया मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज। और ये मंदिर देखिए प्रदीप पेशकर साहब, इतना खूबसूरत मंदिर साहब। इसको जमीन दी एक मुस्लिम बादशाह ने अबू धाबी के, डिजाइन बनाया एक रोमन कैथोलिक ने, ईसाई ने इसका डिजाइन बनाया है। फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल डिजाइन जो बनाया है वो एक बुद्धिस्ट ने बनाया है और प्रोजेक्ट के इंचार्ज एक सिख हैं। तो मतलब ब्यूटीफुल, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स हार्मनी, यूनिटी एंड अ मैसेज ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। मतलब जबरदस्त। वही चीज मोदी जी भी बोल रहे थे कि ये टेंपल ऑफ यूनिटी है साहब। प्रदीप पेशकर साहब बताएं, आपने जरूर देखा होगा, सेरेमनी तो अभी भी चल रही है। जी बोलिए। इस बात के तो पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देनी चाहिए और मोदी जी के प्रयास से ही ये सारा दिखने में आता है। अभी इसे यही हिंदू धर्म की विशेषता है कि सनातन धर्म, इसी को सनातन धर्म कहते हैं कि हम सबके साथ है, किसी के विरोध में नहीं। तो हमारे भी विरोध में कोई नहीं आना चाहिए। इससे तो सीख लेनी चाहिए यहाँ के जो जिसे सिडो सेकुलरिज्म वाले जो जिनको काटा है ना मच्छर सिडो सेकुलरिज्म का, तो उन्होंने सीख लेनी चाहिए कि मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर, मुस्लिम राजा ने या मतलब प्रिंस अभी राष्ट्रपति जो है उन्होंने तुरंत हाँ कह दी और जिन्होंने ये घोषणा की वही आज उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारा अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो दुनिया मान चुकी है मोदी जी का लोहा। अभी भारतीय मुसलमानों ने भी इससे सीख लेनी चाहिए कि भाई हम किसके बहकावे में ना आए, अब सीधा मोदी जी के आस्ते कदम पर चलना चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है अभी, तो हम भी उनकी माने
और भारत के विकसित भारत के संकल्प में जुड़े। मुझे लगता है कि यही सीख सबने लेनी चाहिए। और दूसरी बात सर, एक थोड़ा मैं और एडिशन करना चाहूंगा। सब्जेक्ट अलग है, लेकिन आपने बोलते बोलते आज का वैलेंटाइन डे का जिक्र किया तो मुझे और एक भी कहते तो अच्छा लगता कि आज पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि हम हमारे सैनिकों को दे दें। वो मैंने जान के नहीं बोला। 14 तारीख सर, वो मैंने जान के नहीं बोला। वो मैंने जान के नहीं बोला। वो मैंने जान के नहीं बोला मैंने, क्योंकि जो पुलवामा अटैक का जो मेन कंस्पिरेटर था वो अभी भी जिंदा है। मैं उम्मीद करता हूं कि डोवल साहब के प्रयत्न से, मोदी जी के हुक्म से, हमारी सेना के प्रयत्नों से वो भी बहुत जल्द उसका भी सामना आएगा। नहीं सर, उसका भी सामना 72 हूरों के साथ हो जाएगा बहुत जल्दी। मुझे लग रहा है 72 हूर मिल जाएंगे उसको। तो वैलेंटाइन डे वो अच्छी तरह बना पाएगा। वो वैलेंटाइन डे बना पाए, बिल्कुल सही। राहुल गांधी, एक सेकंड सर, लेकिन आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी। धन्यवाद। आपको भी सभी दर्शकों को भी शुभेच्छा। सरस्वती माँ सबको अकल दे, विद्या दे, विद्या की वजह से धन आए। जैसे कहते हैं ना सर, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमापनोति, धना धन तथा सुखम। ये बचपन से ही सीखते आ रहे हैं हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये भी जोड़ देंगे, विद्या विनय न शोभते। जी, विद्या विनय न शोभते। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात। वही चीज आज दिखाई है जो आप मंदिर की बात कर रहे थे। विद्या की वजह से, विद्या यानी ज्ञान, उसको ऐसे ट्रांसलेट करें, ज्ञान की वजह से आज की तारीख में वहां पे आपने देखा होगा सबके सिर नीचे हैं। किसी में कोई अहंकार नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। हर एक को ये बोल रहा है सबका स्वागत है, आइए प्लीज, विच इज ब्यूटीफुल। और सामने लिखा हुआ ना वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मजा आ गया देख के, क्या बताएं। यहीं बैठ करके ऐसा लग रहा है हम लोग खुद दर्शन कर रहे हैं वहां पे। और ये किया मोदी जी ने, ये मानना पड़ेगा। अद्भुत है जी। मोदी जी का जो नेतृत्व गुण है वो सारी दुनिया अभी मान रही है। और इसी से चलता है कि सनातन धर्म की विशेषता अभी दुनिया मान रही है। हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। और उसी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, अगर मुस्लिम कंट्री में ये हो सकता है तो मथुरा और काशी तो तुरंत अमिकेबली छोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अरे सर, हर एक कोई बोल रहा है। आप तो इरफान हबीब भी बोल रहे हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब, जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था राम मंदिर का अयोध्या में। अब तो वो भी बोल रहे हैं कि यार देखो, तथ्य तो है ना भाई, ये हुक्मनामा तो है ना औरंगजेब का कि तोड़ा जाए मंदिर, मथुरा का मंदिर तोड़ा जाए, उसका हुक्मनामा है। और उसके अलावा अपना ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, आपके सामने नहीं बोला है। आपको मालूम है जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, पुराना जो काशी विश्वनाथ मंदिर है सर, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, राजा मान सिंह की इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन थी, जो सेनापति हुआ करते थे बादशाह अकबर के। आपको मालूम है बादशाह अकबर ने खुद मुगलिया खजाने से कोई 2000 के करीब अशरफियां दी थी वहां पे, कि वो जो गोल्ड की जो रेलिंग है उसके आसपास, जो जहाँ पे शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग जहाँ पर था, उसके आसपास एक रेलिंग बनानी थी उनका, उस पर सोने का पानी चढ़ाया जाए, वो सोने की बनाई जाए। वो बादशाह अकबर ने कंट्रीब्यूट करी थी और उन्हीं के वंशज औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। मतलब, और ये सारा रिकॉर्डेड है। इसमें सर कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए वो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया दे दो, अभी छोड़ दीजिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमें सिर्फ 3 मंदिर चाहिए थे भाई, अयोध्या, मथुरा, काशी। यही है, जैसे ये हमारे आस्था है। जैसे युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन को कहा कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने मना कर दिया। उसके बाद कौरवों का क्या हाल हुआ आपके सामने है। अब ये तो उन लोगों को सोचना है ना, अब ये तो सामने वालों को सोचना है। इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। जी प्रदीप जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मोदी साहब ने जिस प्रकार से कल कहा कि हमने सिर्फ रिक्वेस्ट किया द प्रेसिडेंट हाइनेस को कि भी जमीन चाहिए था, तो हाइनेस ने सामने से बोला आप उंगली दिखाकर दिशा दिखाइए, हम जहां आपके उंगली है वहां पर आपको लैंड देंगे। लुक एट द रिलेशनशिप। पेशकर साहब, ये जो कमिटमेंट है, ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि the government, the president was ready to give any land anywhere wherever Prime Minister Modi was showing.
तो दिस शोज टू कि कितने रिलेशनशिप मेंटेन किया, और मोदी साहब ने अपना स्टेचर और देश का जो सम्मान है इतने हाई लेवल पर लेके गए हैं कि लोग उसी चीज को रिस्पेक्ट करें। पेशकर साहब, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड व्हेन मोदी साहब इसने ये बोल दिया। पेशकर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि विश्वास, जो मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विश्वास, तो उसमें का जो विश्वास है ना, वो सिर्फ डोमेस्टिक रिलेशंस के लिए नहीं, तो एक्सटर्नल अफेयर्स में भी ये उन्होंने सबको जगह दिया है कि मोदी पर विश्वास रख सकते हैं कहीं पर भी। आप यूक्रेन के युद्ध समय विद्यार्थी हमारे जब आ रहे थे, तभी की बात देखो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी वो तिरंगा फ्लैग लेके जब चलना शुरू किया, तब सबने उनको पैसेज भी दे दिया। तो सर, मोदी सिर्फ जी का पाकिस्तानी गारंटी नहीं। के साथ मोदी जी का विश्वास भी है। सर, सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ही नहीं, टर्किश स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी तिरंगा पकड़ा हिंदुस्तान का, और उसको बोला भाई वेयर आर यू फ्रॉम। वो पोलैंड के लोगों ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो इंडिया इंडिया इंडिया, आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ। सो ये सर, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स जो है और जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो जो बोलने वाले हैं ना लोग कि मोदी जी विदेश जाते हैं, इतने टूर करते हैं, अभी उनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अभी वो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ये करने के लिए जाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या हमारी हुई है दुनिया। सर पेशकर साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, अभी अभी 2 हफ्ते पहले एक इरानियन बोट जो थी, एक इरानियन टैंकर जो था, उसको हाईजैक कर लिया था हुती पायरेट्स ने। हाँ। हमारी नेवी ने उनको बचाया। हमारी नेवी ने 1 सेकंड में बोला कि भैया या तुम समंदर में कूदते हो या हम तुमको उड़ाएं। और वो सारे क्रू के जो मेंबर थे 19 के 19 वो पाकिस्तानी थे। सारे पाकिस्तानी सेलर्स को इंडियन नेवी ने बचाया सर। ये हुआ है अभी 2 हफ्ता पहले। तो मतलब अभी कतर का भी देखिए, कतर का जो जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी या फांसी की सजा दी थी, उनको भी छोड़ा गया। जी, छोड़ा और गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि आ गए। बोलने वाले तो इतने सारे थे, सब कांग्रेस वाले तो इतना चिल्ला रहे थे, आने के बाद अभी कोई नहीं बोलेगा उसके ऊपर। सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलते हैं कि वो शाहरुख खान ने छोड़वाया। नहीं, ठीक है, वो बड़े बुजुर्ग नेता है, अभी उनके बारे में कहना ठीक नहीं है। शायद उन्होंने वो कभी हमारे साथ भी थे, मोदी जी के साथ भी कभी थे। उन्होंने शायद जवान पिक्चर देखी होगी अभी, अब क्या है वो पठान पिक्चर देखी होगी उन्होंने। उम्र का लिहाज रखते हुए उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पेशकर साहब, राहुल गांधी जी ने पुलवामा वाले, आपने पुलवामा वाले इश्यू उठाए। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पुलवामा के शहीदों को न्याय कब मिलेगा। बोले पुलवामा 5 साल हुआ, कोई सुनवाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अनगिनत सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं, अनगिनत सवाल है जिनका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। ये क्या पजल है? कैन यू थिंक दैट दीज थिंग्स शुड हैव बीन डिस्कस्ड द वे राहुल गांधी इसको हाईलाइट कर रहे हैं? पेशकर साहब, नहीं, ऐसा होता है। नहीं, उनको पता नहीं है, वो कभी गवर्नेंस में रहे नहीं। अभी ये देखिए, मिलिट्री का जब कोर्ट मार्शल होता है या उसकी सुनावनी होती है, वो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। ये तो जो मिलिट्री का ऑपरेशंस है, उसकी सुनवाई है, वो तो इंटरनल चल रही है। या कोर्ट का भी मैटर रहता है, वो हर चीज अगर इन कैमरा अगर करनी है तो वो बाहर थोड़ी होगी, उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, उकसाने की कोशिश करते हैं और अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं किसी के भी मन में। लेकिन सबको ये पता है कि जो आज बोलेंगे वो 2, 3, 4 दिन के बाद में वही अपने मुंह गिरेंगे। तो बहुत सारी बार हुए, मैं कतर का जो इशू निकाला उसी के लिए निकाला। सब बोलते थे कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। अभी देखा गया, आने के बाद देखा गया, और उसके ऊपर भी मोदी जी कुछ नहीं बोले कि भाई रिजल्ट है, काम बोलता है। मोदी जी कम बोलते हैं, लेकिन मोदी जी का काम ज्यादा बोलता है। तो राहुल गांधी के बोलने पर किसी का भरोसा बचा नहीं है। अभी उनके पुलवामा के शहीदों के न्याय के किस्से सुनाते, मतलब उस तरफ जाने के बजाय अभी उनके पार्टी में कितने लोग बचते हैं, जो बचे हुए उनके पार्टी के लोगों को न्याय दे दो, इतना ही अभी उनको कह सकते हैं। पेशकर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज लंबा लिस्ट निकाला। बोले कि द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोले 185 लाख करोड़ डेब्ट है सरकार पर। सरकार ने कर्जा करके रखा 185 लाख करोड़। SC/ST OBC ऑपरेशन सप्रेशन चालू है। 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स आर वेकेंट।
30 लाख गवर्नमेंट जॉब आपने अभी तक भरा नहीं है। Every 2 hours, 5 आदिवासी दलित atrocities are being committed. मल्लिकार्जुन खड़गे and crimes against women पेशकर साहब is all time high. तो ये लंबा लिस्ट लेकर खड़गे साहब ने जिस प्रकार से सरकार पर अटैक किया है, पेशकर साहब एक चीज का तो उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि फिर जैसा मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में बोला वैसे ही है कि उम्र का लिहाज करते हुए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कर्जे की बात बोली तो उनको ना समझ में नहीं आया होगा अभी तक, क्योंकि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है और वो संकल्प का स्लोगन आज दिखाई दे रहा है। लेकिन 2014 में जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला तब से हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर कुछ डेवलपमेंट करनी है तो पैसे के सिवा होगी नहीं, और जो पैसा है वो पूरा डेवलपमेंट पे लगेगा। तो दूसरी चीज ये है तो ये जो कर्जे की बात करते हैं ना, तो हम लोग अमृत काल की बात करते हैं। अमृत काल मतलब क्या है? हमारा जो डेमोग्राफी है वो 25 साल से ऊपर, मतलब 30-35 साल से 50 साल के बीच में हमारी 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इस 25 साल में ही आदमी कमाता है। तो पूरा देश कमाने के पीछे जा रहा है, उनको सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देना जरूरी है। इस अमृत काल में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर जाएगी। तो इस अमृत काल में भारत विकसित होगा, और विकसित होने के लिए जो इन्वेस्टमेंट जोन है वो आज है। तो इन्वेस्टमेंट और रीपेमेंट, इसका जो अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सबके समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फेज में आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगली पीढ़ियों को, युवाओं को मिलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो हम लोग PLI स्कीम देखिए, हमारा नया रिन्यूएबल एनर्जी का स्कीम देखिए, स्टार्टअप के लिए जो फैसिलिटीज हो रही है वो देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का देखिए। हम मंगल पर भी उतरे हैं, हम चांद पर भी गए हैं, हम सूरज तक की दूरी नाप ली है। तो ये सारा चीज देखते हुए ये सब बौखला गए हैं, और फिर किसी पीटी कैसेट वही लगाएंगे, कर्जा हो गया। भाई आपको फेडना नहीं है, हम समर्थ है कर्जा भी फेडने के लिए, लेकिन कर्जा होगा और भी करेंगे, उससे दुगना भारत को विकसित भी बनाएंगे। तो ये संकल्प है मोदी जी का, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं। दूसरी चीज रही रोजगार की, तो कल ही मोदी जी ने अबू धाबी जाने के पहले 1 लाख लोगों को, बच्चों को ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आज तक दे दिए हैं। आप EPFO के फिगर्स देखिए, कितने लोगों को नया रोजगार यहाँ पर मिला है। और ये भी अगेन इन्वेस्टमेंट फेज है, तो नई इंडस्ट्री लग रही है। PLI स्कीम में काफी सारे प्रोडक्शन एनहांसमेंट हो रही है, और उसकी वजह से रोजगार का भी वृद्धि हो रही है। तो ये सारा चीज होने तक इनको तो कुछ राजनीति के लिए जो बोलना है तो वो बोलते रहेंगे, लेकिन हर एक का जवाब मोदी जी ने काम से दिया है। मुझे लगता है कि ये क्राइम वगैरह की तो बात छोड़ दो, किसी के मजाल नहीं है क्राइम करने की। जो छुटपुट चीजें होती है उनको तो हमारे बुलडोजर बाबा भी काफी है, और अमित जी के हाथ में तो पूरा सिक्योरिटी है। तो मुझे लगता है कि क्राइम के बारे में डरने की जरूरत है नहीं, किसी के मन में दुविधा होने की जरूरत नहीं है। जो प्रदीप जी ने फार्मर्स के बारे में बात करी, किसानों के बारे में जो बात करी, जरा उसके बारे में बता दें। जो खड़गे साहब बोल रहे हैं ना, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है, किसानों की परसिक्यूशन हो रही है, आदिवासी जो हैं नहीं, अगर परसेंट कैसा है, किसानों की आत्महत्या एक भी हुई तो वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। अब पूरी सेंसिटिविटी रखने के बाद भी अगर कोई न्यूज के लिए बोलता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। कि कंपैरिजन देखिए, मनमोहन सिंह जी के 10 साल में और मोदी जी के 10 साल में देखिए, ये तो श्वेत पत्र तो निकाला ही है ना, उसमें ही क्लियर है। लेकिन किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार, किसान सम्मान निधि में जो पैसा आज तक डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में गया, आज तक इनके कार्यकाल में क्यों नहीं गया? तो ये समझने वाली बात है, किसानों का सम्मान करने वाली। MSP में 57% की वृद्धि है 2014 के बाद में, तो ये हो रहा है, फिर भी कम है। ये कहना, किसानों का जो कहना है वो पूरी तरह से जायज है कि उसमें सुधार की जरूरत है। तो पूरा उसका जो समाधान है वो मिला नहीं है, लेकिन उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, सरकार काम कर रही है।
तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में वो भी सारे खुशहाल हो जाएगा। और लेकिन पेशकर आत्महत्या साहब, का हाँ, पेशकर साहब, अभी जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उनके उनके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये क्या चुनाव से संबंधित है या क्या है? मतलब अभी अभी आने का क्या तो मतलब? क्योंकि देखिए साहब, पूरा सवाल सुन रहे हैं, ये सवाल मैं हर एक को पूछता हूँ, और उन लोगों को भी जो सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को कि भाई उनको जाना चाहिए। साहब, रबी की कटाई शुरू हो नहीं, जाएगी अप्रैल में, अभी हम लोग फरवरी में हैं, तो अभी तो उनको मतलब अपने खेत वेत को ज़रा अच्छी तरह देखना चाहिए, अपनी फसल को देखना चाहिए। तो ये यहाँ पर कैसे आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपना खेत, अपनी जो उपजाऊ अपनी जो फसल है उसको छोड़ के, पेशकर साहब। नहीं, किसानों के बारे में सेंसिटिविटी के साथ में सरकार देख रही है। जी किसानों का ये डिमांड या हम लोग जो मांग है वो जायज है, लेकिन तरीका गलत है। वो तरीका सुधारने की जरूरत है। इस प्रकार से हुल्लड़बाजी करते हुए, इस प्रकार से प्रेशर बिल्टअप करके कुछ करके लेना ये ठीक नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा, मोदी जी ने बड़ा दिल रखते हुए और सेंसिटिविटी के साथ में किसान बिल वापस लिया, लेकिन एक बार हुआ तो दूसरी बार भी हम इसी प्रकार से करेंगे, सिक्योरिटी को खतरे में लाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उनके जो नेता है वो समझ जाएंगे कि ये इससे अशांतता तो भारतवर्ष की भी बढ़ती है। इसमें जो एक तरफ भारत का विकास का झंडा लहरा रहा है और उसमें इस प्रकार से कठिनाई सामने दिख रही है। तो इसका सच बात यह है तो वहां पर किसान कितने हैं और व्यापारी कितने हैं और सही में खेत में काम करने वाले कितने हैं, वो देखने की जरूरत है। सेंसिटिविटी के साथ में सरकार उस पर ध्यान रखे हुए है। मुझे लगता है कि इसका भी हल जरूर मोदी जी तुरंत निकालें। पेशकर साहब, ये कांग्रेस आजकल एक नया फेस लिया है, जुमलानॉमिक्स कह रहा है कि पीएम किसान सम्मान में मोदी सरकार कह रहा है कि 11.8 करोड़ बेनिफिशियरीज है, फार्मर्स, लाभार्थी फार्मर्स है, बट कांग्रेस के हिसाब से बेनिफिशियरीज हैव ड्रॉप टू 8.12 करोड़ बेनिफिशियरी, लाभार्थी। The BJP has freezed the farmers with GST on fertilizers पे GST डालकर फार्मर्स को हैरेस कर रहा है, पेस्टिसाइड पे GST है, फार्मिंग इक्विपमेंट में आपने GST डाल के उसमें भी तकलीफ दे रहे हैं, कॉस्टली डीजल, और ये सब मिलके फार्मर्स को, शेतकरी को बहुत तकलीफ हो रहा है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी किसानों को न्याय दे देंगे। पेशकर साहब, जब भी राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं आप, एक मुस्कुराहट है आपका, एक उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसानों को जरूर उन्होंने न्याय देना चाहिए और जितनी पावर उनके हाथ में है वो बिल्कुल न्याय दे दे। उनके रैली में कितने किसान हैं पहला पीछे मुड़ के देख लीजिए, फिर बाकी बात करें। तो ये जो आपने जीएसटी की बात निकाली, एक आइसोलेशन में हम लोग इस प्रकार से जो टैक्सेशन है वो देखने से हमारा परसेप्शन गलत हो जाएगा। आप देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स पर जीएसटी लगा दिया है, दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने स्पेशल 10,000 करोड़ का प्रोविजन भी किया है। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम लोगों को पेस्टिसाइड से नुकसान है ये समझ में आ गया तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते समय हमें उसके लिए इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। वो किया है तो एक तरफ से ये डिस्करेज होगा, दूसरी तरफ से ये इंसेंटिवाइज होगा और ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी विल कन्वर्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये भी हो सकता है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से होना चाहिए, लेकिन जीएसटी से कोई नुकसान नहीं है, जीएसटी से सब खुशहाल है। ये तो एज ए इंडस्ट्री पर्सन तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इंडस्ट्री मतलब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हो या किसान भी हो, वो भी खुश है क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट नाउ। तो ये ब्लैकमेलिंग बंद हो गई है पेस्टिसाइड्स में। तो ये जो डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो, जीएसटी के हिसाब से परचेस कर सकते हो। पहले तो सब चोरी चपाटी चलती थी। तो हमने यूरिया का देखा है ना, जो नीम कोटेड यूरिया आ गया तो किस्सा खत्म हो गया, यूरिया का मिसयूज खत्म हो गया। तो ये सारे रिफॉर्म्स एक साथ देखने की जरूरत है। तो एक आइसोलेशन में अगर हम बात करेंगे तो गलत परसेप्शन जाएगा ही। लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि सर अभी कल या परसों आई थिंक 16
मोदी जी इज मीटिंग द अमीर ऑफ कतार, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। Perhaps to thank वो him. एक जी जी एक कोई बच्चे हैं ना वहां पर, जी उनके लिए भी जा रहे होंगे। जी नहीं देख वो आ 8 या जाएंगे। 9 थे कुछ। हाँ? आठ में से 7 वापस आ गए, एक वही हैं। हाँ, एक बाकी है तो उसकी बट ही इज आउट ऑफ जेल, वो अब जेल में नहीं है। उनको कहा गया आप जरा रुक जाइए थोड़ी देर यहीं कतार में, तो आ जाएंगे वो भी। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। बट ऑब्वियसली देखिए साहब, कतार में इतने ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, इतने ज़्यादा इंडियंस हैं, कहने की हद नहीं। मोर देन 60% ऑफ द कतारी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। And as far as India is concerned, if you look at the number of prime ministers who have visited Qatar, you will hardly find anybody. In fact, अभी अबू धाबी में और गल्फ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार गए हैं, 7वीं बार, 7th टाइम। और इंदिरा जी के बाद में कोई गया नहीं है, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। उसके बाद में नरसिम्हा हो गए, राजीव गांधी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, उनको कभी दिखाई नहीं दी। वहाँ के एनआरआई दिखाई नहीं दिए, उनके लिए कुछ करना है दिखाई नहीं दिया। सब कोई नहीं गया। चंद्रशेखर जी कोई नहीं गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी अचीव्ड इन कतार? कतार में जाकर के क्या अचीव करेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, पहली चीज तो कतार का जो सरकार है उनको ये दिखाई देंगे कि हमारे लोग यहाँ पर कितने हैं। वहां पर भी एक बड़ा पब्लिक प्रोग्राम होगा, मुझे ऐसा लगता है, और उनको दिखाई देगा कि मोदी जी के पीछे कितने हैं और हम किसके इकोनॉमी पर डिपेंड है। ये एक बार उनकी आंख खोल के आ जाएंगे वापस मोदी जी, ये तो दिखती बात है। अभी अंदर क्या क्या करते हैं वो तो 4-5 महीने के बाद में हम समझ में आता है। तो चलते चलते सर ये भी बता दें, अभी अगर वापस महाराष्ट्र में आए, अशोक चौहान साहब जिसको आपने लीडर नहीं डीलर बुलाया था, वो तो उनको तो आप खुद राज्यसभा में भेज रहे हैं। मतलब ये करिश्मा कैसे हो रहा है सर, ये भी बता दें जरा। सर ऐसा है, हम लोग अच्छाई पर विश्वास रखने वाले लोग हैं जी, और उसमें अगर लोग जुड़ जाते हैं अच्छाई पर विश्वास रखने के लिए, हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने के लिए, अगर अशोक चौहान जी मान गए हैं, वो बड़े नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बड़ा नाम और संस्कारी नेता इस प्रकार से नाम लिया जाता है उनका। ये तो मैं बिल्कुल पर्सनली जानता हूं उनको। तो जो विरोधी पक्ष में होता है उसकी खामियां निकालना तो राजनीति का काम ही है, लेकिन वो अगर मोदी जी के काम पर संतुष्ट है और हर कोई मोदी जी के काम पर एंडोर्समेंट करता है, तो मुझे लगता है कि उनका जो कद है उस हिसाब से उनको न्याय देना चाहिए, और बिल्कुल पार्टी ने वही किया। और तो कार्यकर्ता होने के नाते ऐसा हो सकता है कि अरे आज आए और कल दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा में हर एक कार्यकर्ता, आज वो भाजपा के कार्यकर्ता हो गए, लेकिन एक बड़े नेता है, लीडर है, और स्टॉलवर्ट लीडर ऐसा देवेंद्र जी ने कहा है। तो हर एक कार्यकर्ता की क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन जो काम का है वहां करने वाले चित्र तो बैठे हैं। बट ऑपोजिशन उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जितने लोग हैं, स्पेशली उद्धव ठाकरे जी आलोचना कर रहे हैं, बोले कि बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता उनका क्या होगा। बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है, बाहर के लोग आके पूरे पार्टी के हर पद लेके जा रहे हैं, एमपी बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है। बोले क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे जी को बहुत फिक्र है। पेशकर साहब, आपकी फिक्र है सर? उद्धव ठाकरे जब महायुति में थे तब कोई भाजपा का कार्यकर्ता की उन्होंने क्या बोलते हैं उसके ये नहीं की, केयर नहीं की, तब तो मिलते भी नहीं थे किसी को। और उनका जो मतलब काम करने का तरीका है वो भी हमें पता है, क्या देने के बाद में काम होता था। तो ये काम छोड़ो, वो उनको ये कहना चाहिए कि अभी जो बच्चे कुचे हैं उनके बारे में सोचो। उनको ये डर है ना कहीं ये लोग बच्चे भी जाएंगे उनके साथ में, क्योंकि अब राष्ट्रवादी गई, शिवसेना गई, कांग्रेस गई। ये चीज क्यों हो रही है कि मोदी जी का ट्रांसपेरेंट बिहेवियर और विकसित भारत का संकल्प जो जमीनी स्तर पर दिखता है,
जो दिखता है उसको भी नकारने वाले ये उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी अगर ऐसा करेंगे तो लोगों का विश्वास जो भी कुछ है थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। तो मुझे उनके बारे में तो मैं सलाह देने लायक इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमारे नेतागण और हमारे जो वरिष्ठ है वो हमारी चिंता करने के लिए सक्षम। लेकिन अपेक्षा है कि कुछ और भी लोग आने वाले हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल है। देवेंद्र जी ने कहा है कि काफी सारे लोग खुश है मोदी जी के काम पर, इतना ही कहा है। नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कहा है, अभी तो ये शुरुआत है, ये भी कहा। हाँ, वो तो अभी उनको भी पता होगा। और तो सिंगल सर पेशकर साहब आगे जाके आरएसएस का आइडियोलॉजी सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी फॉर द होल कंट्री, एक ही पार्टी होगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आरएसएस का एजेंडा ये है कि देश की प्रगति, देश हित, चुनाव, इलेक्शन, राजनीति, ये आरएसएस का एजेंडा कभी होगा ही नहीं, रहा ही नहीं है। अब आरएसएस में भी लोकशाही है, आरएसएस में पूरी तरीके से लोकशाही है, लेकिन कभी चुनाव दिखाई नहीं दिया 100 साल में। आपको दिखाई दिया? तो यूनियनमस डिसीजन इज द एजेंडा ऑफ आरएसएस, देश हित इज द एजेंडा ऑफ आरएसएस, और राष्ट्रहित प्रथम ये एजेंडा आरएसएस का है। ना तुझे मंत्री पद या मुझे मंत्री पद, ये आरएसएस का एजेंडा कभी नहीं रहा है और रहेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि सब अगर उसी लाइन में आ रहे हैं तो सबका स्वागत है और सबको उनके कद के हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। प्रदीप पेशकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। जय सिया राम। आपको एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। एक और बहुत बड़ा मंदिर, उसका उद्घाटन हुआ अबू धाबी में, हम सब लोग गर्वान्वित हैं, और साथ में हमारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो छूट के यहाँ पर आ गए, इसके लिए हमारा हृदय जो है वो बहुत गदगद है। अभी अबू धाबी दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। अब अबू धाबी जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। पहले अयोध्या जाएंगे, उसके बाद पहले अयोध्या, उसके बाद। यस सर, यस सर, यस सर। नमस्कार, जय सिया राम। थैंक यू। जय श्री राम। Well, the BJP is quite happy the way things have turned out, and everything seems to be falling into place for Mr. Modi, isn't it? Exactly, sir. Whatever he does, he seems to be succeeding. I mean, it's amazing, really. Fantastic. I mean, the point is, sir, there's nothing, if you can see as a neutral, because Congress will allege that ye galat hai, wo galat hai. Ji. Has he done any monumental wrong? I mean, there's nothing that you can point out and say that this is wrong. I mean, भले कांग्रेस हैज एन एजेंडा, जैसे खड़गे साहब और राहुल गांधी रोज बोल रहे थे कि किसानों के खिलाफ अन्याय, ओबीसी के खिलाफ अन्याय, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आई डोंट थिंक ही हैज डन एनीथिंग दैट विल कॉस्ट हिम द इलेक्शन unless the Congress really moves the country and points out the wrongs of this particular government and say why they are much more preferred and what they can do. As you always say, what can I do for you? मैं इस देश के लिए और क्या इससे अच्छा कर सकता हूँ? So if they have the agenda, then there's a different thing. But right, another moment with us.